तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है इसके पहले वाली वीडियो आप लोगों को मिल गई होंगी, जो कि हम लोग अर्धवार्षिक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लास 10 वालों के लिए ही है, ठीक है। इसके बाद की जो वीडियो आएंगी वो क्लास 12 वालों के लिए रहेंगी, वो भी अर्धवार्षिक पेपर का ही रहेगा। कुछ सॉल्व उसमें भी रहेंगे, कुछ 11 के भी कराए जाएंगे, कुछ 9 के भी होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए जो है कुछ इसमें शब्द लेकर के आया हूँ। जैसे इसमें है, मैंने आपको जो है केवल फिजिक्स का पूरा कराया था और बहुविकल्पीय भी पूरा करा दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उपखंड खा को देखेंगे, कैसे लिखना है। मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि इसकी जो है आपको मेरे प्लेलिस्ट में इसकी फ़ोटो आपको मिल जाएगी। इसकी कॉपी, मतलब कॉपी आपको कैसे कैसे लिखना होगा, ये कॉपी जो है लिखित कॉपी आपको वहाँ पे मिलेगी, लिखी हुई मिलेंगी। उसमें आपको इन सब के आंसर भी लिखे होंगे, किस तरीके से लिखना है ये भी उसमें लिखा होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कॉपी मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप ढूंढ लीजिएगा, आपको भी वहाँ पर मिल जाएंगे कैसे आपको लिखना है। चलिए अब हम देखेंगे उपखंड खा। उपखंड जो यहाँ पर हुआ था आपका उपखंड का हो गया था। अब हम लोग क्या देखेंगे, उपखंड खा। अगर हम उपखंड की बात करें, किसकी बात करें, उपखंड खा की, तो उपखंड खा में इसमें केवल रसायन विज्ञान है। क्या है मेरे रसगुल्लों, क्लास 10 वालों के लिए केवल क्या चीज़ है, रसायन विज्ञान है। तो याद रखिए, अगर रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले दिया है लघु उत्तरीय। क्या दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारे कितने नंबर के हैं, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4-4 नंबर के, यानी कि 8 नंबर के हैं। और इसमें जो है 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे चौथा तक आपने सॉल्व कर लिया था, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, यहां से ये होगा केमिस्ट्री से, जो कह रहा है इसमें आश्रित, ठीक है, जल में विद्युत चालन क्यों नहीं होता। आश्रित जो जल होता है, आश्रित जल में विद्युत चालन क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। तो मेरे रसगुल्लों, ये तुम्हारा 4 नंबर का है। किस प्रकार से लिखना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है इसमें आश्रित जल की बात किया है, किसकी बात किया है, आश्रित जल की। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या चीज, प्रश्न उत्तर नंबर 5। ऊपर आप क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 5। उसके बाद लिखेंगे हेडिंग में आश्रित जल। क्या लिखेंगे, आश्रित जल। यदि आपको इंग्लिश भी पता है तो इंग्लिश भी हेडिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद इसके उत्तर की अगर हम बात करें, 5वें के उत्तर की अगर हम बात करें, लिखना कैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर हम आश्रित जल की बात करें तो ये हेडिंग बनाएंगे आप, आश्रित जल, ठीक है। अगर हम आश्रित जल की बात करें, किसकी बात करें, आश्रित जल की, तो ये क्या होता है, कह रहा है इसमें आश्रित जल में विद्युत चालन क्यों नहीं होता, ये कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आश्रित जो जल होता है ना मेरे भैया, वो क्या होता है, ये शुद्ध जल होते हैं। कैसे जल होते हैं, शुद्ध जल, ठीक है। तो आश्रित जल को शुद्ध, ठीक है, आश्रित जल शुद्ध जल होता है। आप क्या लिखोगे यहां पर कि यह शुद्ध जल होता है। यह क्या होता है, शुद्ध जल होता है। एक चीज पहले हो गया। उसके बाद जिसमें किसी भी प्रकार के धातु, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार के घुले हुए लवण, जिसमें किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के घुले हुए लवण यानी कि साल्ट, या अशुद्धियां नहीं होती हैं, या अशुद्धियां नहीं
होती हैं। इतना क्लियर हो गया। मतलब ये जो आश्रित जल होते हैं भैया ना, आश्रित जल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी किसी प्रकार के जो है ये शुद्ध जल माने जाते हैं और इसमें ठीक है कोई भी लवण और कोई भी अशुद्धियां इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है विद्युत चालन के लिए मुक्त आयनों का, ये क्या करती हैं, जो विद्युत चालन होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे आप, विद्युत चालन, क्या लिखेंगे, विद्युत चालन के लिए मुक्त आयनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, विद्युत चालन के लिए, विद्युत चालन के लिए मुक्त आयनों की आवश्यकता, मुक्त आयनों की आवश्यकता होती है। मुक्त आयनों की आवश्यकता, ठीक है, होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद कि जो आश्रित जल में उपस्थित हो, जो आश्रित जल में उपस्थित होती हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। ये किस में उपस्थित होती हैं, ध्यान रखिएगा, मुक्त आयनों यानी कि फ्री आयरन, ठीक है, फ्री आयन की आवश्यकता होती है जो आश्रित जल यानी कि जो शुद्ध जल में, ठीक है, अनुपस्थित होती हैं। जो शुद्ध जल में अनुपस्थित क्या होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए यह विद्युत का कुचालक, पूछा क्या पूछा है, हाँ ठीक है, कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, ये मैंने बताया। अब इसमें कहा है जबकि वर्षा के जल में होता है, तो वर्षा जल हेडिंग लगाएंगे, वर्षा का जल, क्या हेडिंग लगाएंगे, वर्षा का जल यानी कि रेन वाटर, तो वर्षा का जल। अगर हम वर्षा के जल की बात करें, वर्षा के जल की बात करें तो इसमें क्या चीजें होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वर्षा का जो जल होता है ये शुद्ध नहीं होता, तो अब क्या लिखेंगे, यह शुद्ध जल नहीं होता है, यह शुद्ध जल नहीं होता है। जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में, जब वर्षा होती है तो वायुमंडल, वायुमंडल में मौजूद, वायुमंडल में मौजूद, ठीक है, वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसी गैसें जल में घुल जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा के जल में घुल जाती हैं,
ठीक है। जब ये घुल जाएंगे मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा, तब क्या होगा, तो ये गैस जल के साथ क्रिया करेंगी। क्या करेंगी, ये गैस जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती हैं, घुल जाती हैं। तो ये गैसें जल के साथ क्रिया करके, किसके साथ, जल के साथ, यानी कि H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, कार्बनिक अम्ल बनाती हैं। क्या बनाती हैं ये, कार्बनिक अम्ल, यानी कि H2CO3 कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक और कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जैसे अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे अम्ल, ठीक है, बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं, जो आयनों में विघटित होकर के, जो आयनों में विघटित होकर, विघटित होकर, ठीक है, जो आयनों में विघटित होकर इन मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा का जल, जो आयनों में विघटित हो जाती है, होकर नहीं, हो जाती है, हो जाती हैं, इन मुक्त आयनों को, इन मुक्त आयनों, मुक्त आयनों की उपस्थिति की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण, ठीक है, वर्षा का जल, वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सु मतलब अच्छा, सुचालक होता है। मतलब भैया, अगर आप शुद्ध लेकर के आइए, वाष्प वाली जल हो, उसमें करंट नहीं बहेगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसे जल लेके आए जो नलके से निकाला हो, या फिर जिसमें इनकी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वर्षा का जल हो, तो उसमें करंट अच्छे तरीके से बहेगा, पूरा फुल करंट उतरेगा। लेकिन अगर आप जो है कोई चीज़ जैसे गरमा रहे हैं, तो गरमाने के बाद क्या हो रहा है, जो ऊपर जाकर के वाष्प के रूप में जल जाके जमता है, उसमें शुद्ध रूप वाले में क्या होता है, वो जो शुद्ध जल होता है उसमें जो है करंट नहीं बहते हैं, ठीक है, उसमें करंट नहीं उतरेंगे। समझ में आया? तो ये रहा तुम्हारे 4 नंबर का सवाल। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 6। प्रश्न उत्तर नंबर 6 क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 6 कह रहा है इसमें कि धातुओं के सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। सामान्य गुण का उल्लेख करना है। इसमें जितने भी हेडिंग्स बनते हैं सब हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखने भी पड़ेंगे। चलिए आइए धातुओं के, ठीक है, सामान्य गुणों का उल्लेख करते हैं। तो धातुओं के सामान्य गुणों का उल्लेख भी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रफ करें। उसके बाद यह भी लघु उत्तरीय का ही चलेगा।
कितना लिखना है ये मैंने बता दिया। अब कैसे लिखना है आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। वो जो फोटो के रूप में भेजा जाता है ना, उस वाले पे आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 6वां। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, प्रश्नोत्तर नंबर 6। इसकी बात करें तो इसमें कहा है धातुओं के सामान्य गुण की बात किया। क्या बात किया इसमें, धातुओं के सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, आंसर में लिखेंगे धातुओं के सामान्य गुण, सामान्य गुण, ये हेडिंग बनाएंगे। अब इसके अंतर्गत कौन सा गुण आता है, पहला लिखेंगे जैसे चमक। धातु कैसी होती है, चमकीली होती है, तो पहले लिखेंगे चमक, ये हो गया चमक। अब चमक में पहला हो जाएगा तुम्हारा यहां पे चमकीली होती है, ये हेडिंग बनेगा। देखिए ये आप ब्लैक से लिखेंगे, ब्लैक स्केच का यूज करेंगे, और ये जो है आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी हेडिंग है तो इसके अंतर्गत पड़ रही है। तो क्या लिखेंगे आप, धातु अशुद्ध में, ठीक है, धातु शुद्ध अवस्था में, ठीक है, धातुओं में एक चमक होती है। क्या होते हैं इसमें, शुद्ध अवस्था में, किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में धातुओं में एक चमक होती है। धातुओं में एक चमक होती है। क्या होती है, धातुओं में एक चमक होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसे हम धात्विक चमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ये रहा। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा कठोरता। धातु कैसे होती है, कठोर भी होती है, ठीक है। तो कठोरता की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कठोरता की, तो पारा और सोडियम को छोड़कर, किसको, पारा और सोडियम को छोड़कर, सोडियम को छोड़कर धातु आमतौर पर, धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं, आम तौर पर कठोर होती हैं। ठीक, उसके बाद अगली हेडिंग है आघात वर्धनीयता। क्या होगा, आघात वर्धनीयता, तीसरी आपकी पड़ जाएगी। आघात, आघात वर्धनीयता, जैसे धातु पे जब बाहरी आप चोट पहुंचाते हैं तब उसकी बात कर रहा है। चलिए, धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में
बदला जा सकता है। यही है आघातवर्धीनता। जैसे आप कोई चादर बनाते हैं ना, उसको पीट पीट करके इतना पतला बना देते हैं गर्म करके, वैसी बात हो रही है। उसके बाद धातु में क्या होती है, यहां पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो धातु होते हैं उसमें क्या होता है, तन्यता होता है। उसको खींचोगे, खींचने पर क्या होता है, कुछ टूट भी जाते हैं, ठीक है, तन्यता होगी, मतलब कुछ टूटते भी हैं खींचने पर, ठीक है। जैसे धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है, ठीक। ये हो गया तन्यता। अगली जो हेडिंग पड़ेगी वो होगा क्या चीज, चालकता। चालकता क्या हो जाएगा, चालकता। धातु ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। धातुएं लिख लो। ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। ये हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला जो पड़ेगा हेडिंग वो हो जाएगा अवस्था। क्या हो जाएगा, अवस्था। अवस्था। अगर हम अवस्था की बात करें तो ये क्या होगा, तो पारे को छोड़कर सभी धातुएं, पारे को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। ठोस होती हैं। उसके बाद उच्च गलनांक और क्वथनांक अगली हेडिंग है। उच्च गलनांक और क्वथनांक, ये हेडिंग है। अब इसमें क्या करेंगे आप, धातु के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर उच्च होते हैं। धातु के गलनांक एवं क्वथनांक आमतौर पर उच्च होते हैं, ठीक है। ये रहा, मैंने आपको बताया 4 नंबर की जो है ये क्वेश्चन। आपका कितना था, 60वां वाला क्वेश्चन था, जो कि हमने 4 नंबर का आपको बताया। अब उसके बाद यदि हम कर देते हैं इसमें, ठीक है,
जो ये आपका पेपर दूसरा वाला है, इसमें अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरीय का है। कौन सा पेपर है? दीर्घ उत्तरीय का, जिसमें 7वां क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चलिए ये देखते हैं, टिप्पणी को देख लेते हैं। तो इसमें दिया है पहले भर्जन, उदासीनीकरण, अभिक्रिया और इसमें दिया है संचरण। 3 दिया है, तीनों पर आपको टिप्पणी लिखने हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। टिप्पणी लिखने का मतलब क्या है? इसमें ये टोटल आपको दिया है, किसमें है? इसमें तो ये नंबर दिया ही नहीं, 6 नंबर का ये भी लेकिन होगा। ठीक है, तो 2-2 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के आपके होंगे, तो 2-2 नंबर की तरह आपको लिखना भी पड़ेगा। 2-2 नंबर के होंगे तो 2-2 नंबर की तरफ आपको लिखना भी पड़ेगा, और इसमें आपको रिएक्शन भी देने होंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के होंगे, लेकिन आपको क्या देना होगा? रिएक्शन भी देना होगा। चलिए, इस चीज को हमने रफ कर दिया। अब एक क्वेश्चन आपका कौन सा है? 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन की जो हमने बात की है, इसमें कहा है टिप्पणी करना है, तो इसमें जो पहले हेडिंग से दिया गया है भर्जन। ठीक है, इसमें का दिया है भर्जन, तो आप हेडिंग लगाएंगे का वाले पर, उत्तर लिखेंगे, इसमें हेडिंग लिखेंगे भर्जन। 2 नंबर का है ये भी। उसके बाद खा वाला भी है, खा का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, जिसमें दिया है उदासीनी करण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये मैंने बताया। चलिए आइए इसको हम जानते हैं। देखिए, भर्जन की अगर हम बात करें तो इसमें समझिएगा कि अगर एक कोई धातु है, एक कोई धातु है वो, ठीक है, धातु क्रम है, तो ये धातु क्रम प्रक्रिया होती है। ठीक है, भर्जन जो होती हैं ये धातु क्रम प्रक्रिया होती हैं, जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? जो अयस्क होता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक के कम ताप पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को सल्फाइड, इस प्रक्रिया को सल्फाइड अयस्क, और सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। मतलब ऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है उसको, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है। ठीक है, जैसे लिखेंगे आप, एक धातु क्रम, यह एक धातु क्रम प्रक्रिया है, यह एक धातु क्रम प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक, उपस्थिति में उसके गलनांक, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, गलनांक से कम ताप पर, कहां पर? उसके गलनांक से कम ताप पर। ठीक है, कहां पर?
उसके गलनांक से कम ताप पर। अगर हम उसके गलनांक से कम ताप पर बात करें, ठीक है, तो कम ताप पर गर्म किया जाता है, कम ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया से, इस प्रक्रिया में लिखना, ठीक है, इस प्रक्रिया से नहीं में, इस प्रक्रिया में, ठीक है, सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड अयस्क को उसके ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड, ठीक है, में परिवर्तित किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, डाई थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस निकाली जाती है या फिर निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए इस पे एक रिएक्शन दे देता हूं, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लेते, उदाहरण में मान लेते क्या है तुम्हारा, जिंक सल्फर Zn ऐसा है। अब इसको क्या करिए, O2 से रिएक्शन करा दीजिए, यानी कि हीट कर दीजिए। जब इसको आप गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या बनेगा तुम्हारा, Zn हो जाएगा तुम्हारा, ZnO, और क्या निकलेगा इसमें, SO4 निकाल देगा, सॉरी SO2 निकाल देगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दे रहा है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर दे रहा है, निकाल रहा है ये, ठीक है, तो 2 इसमें मोल लेकर के बराबर करिए, इसका 2 हो जाएगा, इधर भी बराबर हो जाएगा, इसका 3 ले लीजिए, इसका 2 ले लीजिए, बराबर हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन देना पड़ेगा, एक रिएक्शन आपको देने ही देने होंगे। चलिए आइए देखते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया की बात कर लेते हैं। तो उदासीनीकरण अपक्रिया की अगर हम बात कर लें तो यह क्या होता है, यह एक रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें एक अम्ल, ठीक है, क्या लिखोगे यहां पर, यह एक रासायनिक अपक्रिया होती है, यह एक रासायनिक अपक्रिया होती है, यह एक रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें एक अम्ल, जिसमें एक अम्ल, जिसमें एक अम्ल और एक क्षार, एक अम्ल और एक क्षार आपस में, एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल, लवण और जल बनाते हैं।
इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में अम्ल के H पॉजिटिव आयन इस अम्ल के H पॉजिटिव आयन और क्षार के OH नेगेटिव आयन और क्षार के OH नेगेटिव आयन OH नेगेटिव आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करते हैं। एक रिएक्शन देता हूं, जैसे HCl प्लस NaOH, HCl अम्ल है, NaOH क्या है तुम्हारा क्षार है। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। वही चीज हमने बना करके दिखा दिया। तो ये रिएक्शन देना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बच रहा एक और गा वाला, चलिए इसको रब करते हैं, गा वाले को भी देख लेते हैं, ठीक है। आपको लिखने कितने हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं, कैसे कैसे लिखने हैं ये आप जो है मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि प्लेलिस्ट में जा करके वहां उस, ठीक है, पिक को आप जा करके देखिए जो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, ताकि आपको लिखने कैसे हैं, लिखने में कोई गलती ना हो, ठीक है। हेडिंग्स कैसे डालने होंगे, और जो उसमें ध्यान रखिएगा, जो उसमें रेड पेन का यूज किया गया है, आप लोग रेड पेन का यूज नहीं करेंगे, उसके स्थान पर आप स्केच का ही प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। चलिए आइए देखते हैं। ये था तुम्हारा 7वें का ही है, और 7वें का तुम्हारा गा है। तो का खा हो गया था, देखते हैं गा वाले को। अगर हम गा उत्तर की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं संरक्षण में तुम्हारा दिया है, सॉरी संरक्षण कह रहे हैं, संचरण में। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम संचरण की बात बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जंग का लगना, जंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया है ये, प्राकृतिक प्रक्रिया। तो आप क्या लिखेंगे, यह एक प्राकृतिक, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें धातु अपने, जिसमें धातुएं अपने जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण, अपने आस पास के वातावरण, अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के वातावरण जैसे, जैसे हवा, जल, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं नमी, ठीक है, नमी, या किसी रसायन, या किसी
रसायन के प्रभाव से, रसायन के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होने, प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होने, दो जो लिखा हमने वो उसका मतलब क्या है कि दो बार है, धीरे धीरे, ठीक है, नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, ठीक है, क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, ठीक है। लोहे में जंग लग जाता है, नष्ट होने लगती है, और लोहे में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है, लोहे में जंग लग जाता है। जब लोहे में जंग लग जाएगा और क्या होगा, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, ठीक है, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी, और तांबे पर, ठीक है, तांबे पर हरी, हाँ, तांबे पर हरी परत जम जाना, हरी परत जमना इसके सामान्य उदाहरण हैं, इसके सामान्य उदाहरण अब इसका एक रिएक्शन दे देता हूं। आयरन है, Fe प्लस O2 से क्रिया किया, एक गैस है, और प्लस में क्या है, जल से क्रिया किया। इसका मोल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। जब इन सब तीनों आपस में मिलेंगे तब क्या बनाएगा, यहाँ पर 4FeOH बनाएगा। OH का थ्राइस जो होता है क्या चीज़, जंग का सूत्र होता है। वो जंग जो लड़ने वाला जंग नहीं होता, जो मूर्छवा पकड़ लेते भैया, उसी को जंग बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है तुम्हारा अथवा करके भी सवाल दिए गए हैं, तो चाहे तो आप अथवा वाला कर लीजिएगा, चाहे दूसरा कोई कर लीजिएगा। अथवा वाला देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं। अथवा वाला इसमें क्या कहा है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है, एक हेडिंग लगाएंगे, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। हालांकि आपको उस पर मिल जाएगा, मैं बता दे रहा हूं फिर भी। तो धातुओं की सक्रियता का श्रेणी में लिखेंगे आप धातुओं की, ठीक है, सक्रियता श्रेणी एक ऐसी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी एक ऐसी, ठीक है, सूची है जिसमें धातुओं को उनकी रासायनिक प्रक्रिया करने की क्षमता, उनकी रासायनिक प्रक्रिया करने की क्षमता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं, इस श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं, ठीक है, सबसे ऊपर की धातुएं सबसे नीचे सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। सबसे ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और सबसे नीचे स्थित धातुएं सबसे कम सक्रिय होती हैं। मतलब ऊपर की जितनी धातुएं होंगी सब अपने नीचे वाली धातुओं को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, मतलब वो हटा देंगे। तो उसके बाद इसमें कहा है हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय वाला,
तो हाइड्रोजन से आप हेडिंग लगाएंगे, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। दो धातु पूछा तो सोडियम पोटेशियम लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन से कम सक्रिय का, तो हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु, ये हेडिंग लगाएंगे, उसको लिख लेंगे आप, ठीक है। कॉपर हो गया और सोना हो गया, जिसको बोलते हो Au, ठीक है, ये हो गया। तो तांबा हो गया और सोना हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है उपखंड गा, जो आपका बायोलॉजी से है। तो उपखंड गा यानी कि ये 7वां क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लघुत्तरीय देखेंगे। 8वां क्वेश्चन, 8वें में भी 4-4 नंबर के, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद है इसमें ग्राहमा जो है वो है 6 नंबर का। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। चलिए आइए देखते हैं इसको भी। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें कहा है 8वें क्वेश्चन का, लघुत्तरीय में 8वां क्वेश्चन है, कह रहा 8वां क्वेश्चन 4 नंबर का है। जो स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर, मतलब अंतर लिखना है। 9वां कहा है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर, तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, और स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखना है। तो 2 अंतर हो गए। उसके बाद है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। 10वां क्वेश्चन है भी 4 नंबर का, लार की भूमिका आपको लिखना है। तो चलिए आइए इन सबको फटाफट क्या करते हैं, निपटाते हुए चलते हैं। उससे पहले इसको रफ किया जाए, ठीक है। ये आपका खंड जो है कौन सा होगा, गा वाला होगा। चलिए दोनों अंतर है, दोनों अंतर को हम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, गा। अब गा का तुम्हारा कौन सा होगा, तो गा का ध्यान रखिएगा। इसमें ये हो जाएगा 8वें का उत्तर। 8वें का जो उत्तर कह रहा है इसमें, तो सॉरी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आप। आपको लिखना कैसे है ये आप ध्यान दीजिएगा। लिखना है आपको इसमें प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, 8वां। अब यहां पे लिखेंगे आप लोग उत्तर, और उत्तर में तुम्हारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम उत्तर की बात करें तो तुम्हारा उत्तर में क्या चीज आएगा, यहां पर अगर हम उत्तर की बात कर लेते हैं तो जो 8वां क्वेश्चन का कहा है इसमें स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी में अंतर, तो हो जाएगा तुम्हारा स्वपोषी पोषण, ये हो गया, अंतर लिखना है। उसके बाद हो जाएगा विषम पोषी पोषण, ये ब्लैक पेन से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक करके हुए चलेंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा 4, ठीक है। वैसे इसमें भी रहेगा तुम्हारा 1, 2, 3। अंतर आप 2 ही कॉलम में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अंतर आप कितने कॉलम में लिखेंगे, 2 कॉलम में। एक तो ये हो गया। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 8 के बाद तुम्हारा कौन सा आएगा, 9वां आएगा। तो 8 के बाद अगर हम 9वां की बात करें तो इसमें भी आप अंतर ही लिखना है। तो 2 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले लिखना जाइलम और फ्लोएम। उत्तर में जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम।
ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो स्वपोषी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी, विषमपोषी जीव, ठीक है, विषमपोषी जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। निर्भर, यहाँ भा रहेगा, निर्भर रहते हैं। अगला जो आपका होगा यहाँ पर दूसरा, अगर हम बात करें तो स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, ये अपना भोजन अकार्बनिक, ठीक, कौन सा, अकार्बनिक, ठीक है, पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से, किससे, अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, विषमपोषी, विषमपोषी जीव अपनी भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे, जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी जीवों में क्लोरोफिल जैसे वर्णक होता है। इसमें क्लोरोफिल जैसे वर्णक होता है, वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक होता है, जैसे वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु भी आ जाते हैं इसमें। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इन जीवों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब सीधा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया
जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मनुष्य, जानवर, कवक, अधिकांश जीवाणु। ठीक, इतना मैंने बता दिया, इसका काम हो गया खत्म। अब हम चलते हैं जाइलम और फ्लोएम को देखते हैं। अगर हम जाइलम और फ्लोएम की बात कर लें, जाइलम और फ्लोएम की बात करें, ध्यान रखिएगा, जाइलम जो होता है, क्या होता है? जाइलम। अगर हम जाइलम की बात करें तो यह जल और घुले हुए खनिज, ये क्या काम करता है? जल और घुले हुए खनिज को, यह जल और घुले हुए खनिज को, घुले हुए खनिज का परिवहन करता है, परिवहन करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? यह पत्तियों में तैयार भोजन को पौधों के सभी भागों तक भेजता है। यह पत्तियों में तैयार किए गए भोजन को पौधे के सभी शाखाओं में भेजता है। ये रहा। उसके बाद ये परिवहन की दिशा एक दिशीय होती है। इनमें परिवहन एक दिशीय होती है और इसमें द्विदिशीय परिवहन होती है। ठीक है, ये मैंने बताया एक दिशीय द्विदिशीय परिवहन होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये क्या काम करते हैं। अगला तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ये जड़ों में पौधों की उपस्थिति, यह जड़ों में पौधों की ऊपरी भागों तक जल और खनिज को परिवहन, जल और खनिज का परिवहन करता है। आगे इसमें ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। एटीपी ऊर्जा की
आवश्यकता नहीं होती है, कि इसमें जो है जाइलम उत्तक होते हैं, इसमें जाइलम उत्तक निर्जीव होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं इसकी, तो यह कैसे होता है, यह ऊपर से नीचे की ओर, यह ऊपर से नीचे की ओर पूरी पौधे की शाखाओं तक भोजन पहुंचाता है। यह ऊपर से नीचे की ओर पूरी शाखाओं को भोजन पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है। उसके बाद इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के लिए इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसमें फ्लोएम ऊतक सजीव होता है, इसमें फ्लोएम ऊतक सजीव होता है। कैसे होता है, फ्लोएम ऊतक जो होता है इसमें कैसे होता है, सजीव अवस्था में होती है। तो ये मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 10वें को देखेंगे। कौन से प्रश्न को देखेंगे, 10वें वाले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो 10वां वाला जो प्रश्न है वो आपका प्रकाश संश्लेषण की भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये आप हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे इसमें कि लार में पाए जाने वाले टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, जो भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। यह प्रक्रिया मुख से ही शुरू होती है। इसके अलावा लार भोजन को नम और ठीक है चिकना बनाती है, मतलब निगलने के लायक चिकना बनाती है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी हो जाती है। और लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो कीटाणुओं को मारते हैं, जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ये आप लिखेंगे। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर उसमें आप इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा, लिखिएगा प्रश्न नंबर एक वो बना लीजिएगा चार्ट टाइप। ऐसे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, चार्ट टाइप जो आपको बनाना है वो बनाना कैसे है, आप लिखेंगे यहां पर स्टार्च एरो, उसके बाद लिखेंगे माल्टोज।
ये एरो के ऊपर लिखेंगे टाइलिन या फिर एमाइलेज, टाइलिन। ठीक है, इसको उसके बाद बॉक्स में कर दीजिएगा। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो है स्टार्च को तोड़ देता है। ठीक है, माल्टोज में कौन, टाइलिन की उपस्थिति में ऐसा होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप लोग इन्हें लगाएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, कामा शैवाल और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर देता है, इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, अवशोषण का कार्य करता है। इसका एक समीकरण होता है, मतलब इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी यहाँ पे समीकरण उसके बाद लिख लीजिएगा, CO2 + 6H2O एरो होगा, उसके बाद होगा 6 CO2 + 6O2। यहाँ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल लिखेंगे, क्लोरोफिल की, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, ये रिएक्शन देंगे। अगर ये रिएक्शन आप नहीं देते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण गलत माना जाता है। ठीक है, उसके बाद समझिएगा कि इसके चरण आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के चरण होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के अगर हम चरण की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के चरण, तो इसके 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा प्रकाश, ठीक है, निर्भर अभिक्रिया, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला। दूसरा जो आपका होगा प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, या फिर इसी को बोलते हैं केल्विन चक्र। ये रहा दूसरा। ठीक है, अब इसमें जो आपको लिखने हैं वह मैं थोड़ा बहुत लिखूंगा और मैं कुछ चीज़ आपको बता दूंगा, तो वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश निर्भर अभिक्रिया की, तो इसमें क्या होता है, ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। और ये क्या काम करता है, और इस ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, जल के अणुओं को जल के अणुओं को
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। ऑक्सीजन में तोड़ता है। ये इतना मैंने बताया। तोड़ने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए करता है इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में एटीपी और NADPH, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये हो जाएगा। और NADPH ऊर्जा वाहक अणु बनते हैं। ये इतना आप लिखेंगे। उसके बाद केल्विन में अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखोगे कि इस चरण में एटीपी और NADPH की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। इतना आप लिखेंगे, तब जाकर के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर आपको जाकर के मिलेंगे। अब इसी का अथवा वाला हम देख लेते हैं, ठीक है, इसी के अथवा वाले को। तो इसमें है लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो आइए हम लोग लिंग निर्धारण को समझते हैं। इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। रफ करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन का अथवा वाला है, अथवा वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 11वां है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिंग निर्धारण की बात किया है तो आप लिखेंगे लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये आप लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। और इसमें आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे ये गुणसूत्र होते हैं जो किसी जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं, जो किसी जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 22वां जोड़े ऑटोसोम, ठीक है, होते हैं। 22वां जोड़े क्या होते हैं? ऑटोसोम, यानी कि अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, मतलब ये क्या बताता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा कि ट्रांसजेंडर होगा। यही एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। महिला में दो एक्स गुणसूत्र यानी कि XX होते हैं, जबकि पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हेडिंग लगाएंगे? मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये हेडिंग लगाएंगे। मनुष्य में
लिंग निर्धारण मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसमें लिखेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पे करता है? पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। माता के पास हमेशा XX गुणसूत्र ही होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं, इसलिए वह X या Y गुणसूत्र दे सकता है। यानी कि अगर हम बात करें, पुरुष जो है क्या कर सकता है? X और Y गुणसूत्र दे सकता है। यदि पिता से X गुणसूत्र मिलता है तो मादा, ठीक है, तो माता से भी X गुणसूत्र मिल करके, ठीक है, XX बना लेते हैं, जो कि पुत्री पैदा होती है, यानी कि लड़की पैदा होती है। यदि पिता से Y गुणसूत्र मिलता है और माता से X गुणसूत्र मिलता है तो वह संतान, ठीक है, लड़का होगा, यानी कि पुत्र पैदा होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, इस प्रकार संतान का लिंग, ठीक है, पिता द्वारा दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अब कहा इसमें रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो रेखा चित्र की सहायता से हम इस पर हेडिंग लगाएंगे, आप रेखा चित्र की सहायता से स्पष्टीकरण, ये हेडिंग लगेगी। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो माता होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? माता, उनको हम मादा भी कह सकते हैं, और जो पिता होते हैं उन्हें हम नर कह सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल कह सकते हैं। इसमें गुणसूत्र XX होते हैं, इसमें X और Y होते हैं। जब इनके गुणसूत्र को अलग किया जाता है तो XX, और इनके जब गुणसूत्र को अलग किया जाता है तो X और Y मिलते हैं। जब, अच्छा, ये क्या होते हैं? ये होंगे अंडाणु। क्या होंगे? अंडाणु। और ये क्या होंगे? शुक्राणु, युग्मक, ठीक है। ये क्या बनाएंगे? युग्मक होंगे। इनके बीच क्या होगा? क्रॉस होगा। क्या होगा? संकर होगा, यानी कि क्रॉस होगा। जब इनके मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो इसका हम कराएंगे इस वाले से, फिर इस वाले कराएंगे इस वाले से, फिर इसका कराएंगे इससे, फिर इसी वाले कराएंगे इस वाले से। तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, तो जब हम इससे और इससे करा रहे हैं तो X और X मिल रहा है, और इससे जब इससे करा रहे हैं तो X और Y मिल रहा है, और इससे जब इससे करा रहे हैं तो X X मिल रहा है, और इससे जब करा रहे हैं तो X और Y मिल रहा है। यानी कि ये जो पैदा हो रहे हैं, एक पुत्र एक पुत्री, ये तुम्हारे क्या हो जाएगी? पुत्री, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएंगी? पुत्री, और ये क्या हो जाएगा? पुत्र। ये भी क्या हो जाएगा? पुत्र। यानी 50% पुत्र 50% पुत्री पैदा होंगे। कितने परसेंट? 50% पुत्र और 50% पुत्री पैदा होंगे। इस प्रकार से आपको को लिख करके दिखाना होगा। तो ये रहा आपका पूरा पेपर, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है आपको कोई भी चीज़ें नहीं दिखानी होंगी, ठीक है। तो आपका जो ये आज का जो पेपर है पूरा सॉल्व हो गया। अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्लास 12 वालों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।